देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 1 बज गए हैं। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। आज सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। पार्टी की कमान संभालने के बाद नितिन नवीन का ये पहला यूपी दौरा है। तस्वीर आप देख रहे हैं। 27 के चुनाव के लिए इस तस्वीर को शंखनाद माना जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही यूपी बीजेपी की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। अब इस टीम को चुनावी मोड में एक्टिव करना, नितिन नवीन यूपी बीजेपी कोर ग्रुप के साथ मीटिंग होना। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और संघ के क्षेत्रीय प्रचारक भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तस्वीर आपके सामने है। हैट्रिक का क्या संयोग बन रहा है, हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुनिए बयान। भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए बहुत खुशी का अवसर है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विधिवत प्रथम आगमन हुआ है और संगठनात्मक बैठक से लेकर के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठने का कार्यक्रम और भी कई कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम सब विश्वास दिलाते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्देश देंगे उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ तीसरी बार भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए काम करेगी। तो जीत की ये व्यवस्था कैसे होगी? हैट्रिक का संयोग बनेगा या नहीं बनेगा? कोऑर्डिनेशन कितना उत्तर प्रदेश बीजेपी में दिखाई दे रहा है? दिल्ली के साथ सामंजस्य कैसे बन रहा है? आज करेंगे इसी पर चर्चा। सबसे पहले तमाम खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौंगावकर जी, आप सभी का बहुत स्वागत। तो पहले तो ये बात हो जाए हर्षवर्धन जी कि ये जीत की व्यवस्था के लिए उठाया गया पहला ऑफिशियल कदम जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। अभी तक तो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स चल रहा था, अब पेश आ रहा है। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भाजपा में कुछ चीज़ों का प्रोटोकॉल बहुत ज़बरदस्त होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद वो कहीं भी जाएंगे तो जो जिसको कहते हैं ना कि हायरार्की में जितने लोग हैं वो उसी क्रम में आपको दिखेंगे। जैसे ये सामान्य नहीं है कि नितिन जी गए और पंकज चौधरी तो भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनको तो जाना ही चाहिए, लेकिन स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां उनकी अगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए खड़े थे। यानी सबसे बड़ा नेता पार्टी का आ रहा है तो जितने राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं या जो उस तरह से पदाधिकारी वो रहेंगे, पहली बात। दूसरा, मेरी जो जानकारी मिली और इसमें कुछ चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, वो थोड़ा अटपटा भी मुझे लगा, लेकिन कुछ चीज़ें आप सोचिए कि ये शायद तय करके किया गया है। ऐसा स्वागत किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का अब तक नहीं हुआ है। जो लखनऊ में जो स्वागत हुआ है और जितनी योजना के साथ हुआ है, लगभग 2 दर्जन ऐसे स्थान हैं जहां पर अलग अलग स्वागत के लिए नितिन नवीन के लिए लोग खड़े हैं और उसमें भी ये प्रयास किया गया है कि उत्तर प्रदेश की जितनी जिसको कहते हैं ना पहचान के साथ जो बड़े जाति समूह हैं उन सब का एक एक मंच हो जाए। यानी हमको भले अटपटा लगे, हमको ठीक नहीं लगता, हमको तो जैसे ये भी अच्छा नहीं लगा, आपने कहा ना कि राष्ट्रीय प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह थे तो हमको बड़ा कान में खटका, क्योंकि धर्मपाल जी की आदत है मतलब संघ के किसी नेता को और उसमें कहते हैं तो मतलब उसको तो यही कहा जाता है ना, नाम लिया आगे जी लगा दिया, लेकिन वो खटका। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जो है नई वाली, तो उसमें हर जाति का, जितनी आपको जाति पहचान के हैं उन सब के मंच दिख वो जो लिस्ट आई थी उसमें भी सिंह, यादव, सारे जितने कास्ट समीकरण हैं वो बैलेंस पूरा दिखाई दे रहा था, है ना। और हाँ। इसमें चूंकि अभी टीम भी नई बनी है, यानी उत्तर प्रदेश की जो टीम की घोषणा हुई वो भी नई बनी है, तो उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने हम रख तो लिए गए, लेकिन हमारी उपयोगिता कितनी है, हमारी कितनी क्षमता है, हम चुनावी लिहाज से कितने उपयोगी हो सकते हैं, उसको भी दिखाना है। और यहां सोचिए कि कितना सुनियोजित बैठक है कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी आमतौर पर अध्यक्ष और महामंत्री संगठन कोई आवश्यकता ना हो तो एक साथ नहीं जाते हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ गए। और उत्तर प्रदेश इस वक्त जिस तरह के एक कहे कि चुनाव नजदीक आ गया है, राम मंदिर के ये जो चढ़ावा चोरी का प्रकरण है, संगठन और सरकार के बीच में तालमेल कैसे हो, उस सब के बीच में बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। संघ, संगठन और सरकार, ये जो 3 का तालमेल है, ये उत्तर प्रदेश में इस वक्त कहां पर आपको दिखाई दे रहा है विजय जी?
सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, जो भी काम चल रहा है उसमें बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है। अभी इस विवाद के बाद थोड़ा सा परेशानियां बढ़ी हैं। संगठन तो अभी नई नई यूनिट बनी है वहाँ पर, तो वो कैसे काम करेगी, कैसे आएगा, जैसे हफ्ता भर हुआ है उनको आए हुए, तो वो नई यूनिट और सरकार, हालांकि यूनिट में जो लोग आते हैं वो होते तो पुराने ही लोग हैं, संगठन में काम कर रहे होते हैं, एक नई जिम्मेदारी के तौर पर आता है। ऐसा नहीं कि कोई नए चेहरे बिल्कुल आ गए और मुख्यमंत्री जी को या सरकार को नहीं पता। लेकिन जैसे आपने कहा संगठन, सरकार और संघ तो अलग है, लेकिन जब नितिन नवीन जी का ये स्वागत हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है कि, और ये सही बात बोला कि बीजेपी का प्रोटोकॉल मैंने देखा कि आज तो फिर भी एक बराबर उम्र के से लोग हैं। मैंने आडवाणी जी और वाजपेयी जी को भी देखा कि उनके ज़माने में वेंकैया जी और वो जो लोग अध्यक्ष बने थे तब भी वो उनको अध्यक्ष जी के तौर पर ही मानते थे। तो ये बीजेपी की परंपरा में है। अब जितना बड़ा स्वागत, भव्य स्वागत हो रहा है नितिन जी का, नवीन साहब का, उतनी बड़ी चुनौतियां हैं उनके लिए। हालांकि उनके बनने के बाद तो पश्चिम बंगाल में चुनाव भी हो गए, आम आदमी पार्टी के सांसद भी आ गए। गया है कि लकी मैस्कॉट है। हाँ, लकी मैस्कॉट है, लेकिन ये चैलेंज पहला होगा उनके लिए एक तरह से अध्यक्ष के तौर पर। तो जितना बड़ा सम्मान होगा, जितना बड़ा स्वागत होगा, भव्य स्वागत होगा, उतनी बड़ी जिम्मेदारियां भी उनको लेकर जानी पड़ेगी दिल्ली यहाँ से। और क्या वो जो हैट्रिक जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, उसमें योगी जी के साथ मिलकर क्या पुश कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और क्या रणनीति बनेगी, संगठन के लोग होंगे, अभी तो सरकार में कुछ लोग हैं जो उनके साथ रहे मुख्यमंत्री जी के, उस पर भी ध्यान देंगे। एक लाइन जरूर इस पर बोलूँ, देखिए जो मैं कह रहा हूँ 2 दर्जन स्थान पे जो लोग हैं सब नाम भी चयनित हैं, और यहाँ देखिए यहाँ सहयोगी दलों को भी जो उनके मंत्री हैं, तो जिसको कहते हैं ना, कई बार हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है कि सब डरा धमका के ही नहीं होता है। आप जब किसी को, मतलब ये समझना है, राजनीति में ऐसा नहीं है कि सब आप डरा धमका के कर लेते हैं या चलो आप बड़े हो गए तो दबाव बना दिया। जब आप किसी को भी, जिसको कहते हैं ना कि स्पेस देते हैं, उसको अगर स्थान देंगे तो फिर वो कई बार लगता है कि अब भाई सामने वाला तो बड़ा सम्मान दे रहा है तो हम अपमान तो करने नहीं लगेंगे। तो ये जो संजय निषाद हों, प्रकाश राजभर हों, या जो भी उनके सहयोगी होते हैं, उनको भाजपा जैसे लेकर चलती है। और उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य इस मामले में बड़े उदाहरण है भाजपा के सहयोगी वाले जो उसका तरीका है। अखिलेश यादव चैलेंज जो रख रहे हैं वो अपने जाति समीकरण का रख रहे हैं, उसमें मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन आप कह लीजिए, या फिर पिछड़ा दलित आदिवासी कह लीजिए, अल्पसंख्यक कह लीजिए, पीडीए के भी बहुत सारे उन्होंने नामकरण किए हुए हैं। लेकिन इन सब में एक बड़ा एडिशन जो उनके लिए ताकत भी बन सकता है, बीजेपी के लिए चैलेंज तो है ही, वो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला। इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से पहली बार ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। संघ ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। संघ ने हिंदू समाज से धैर्य बनाए रखने की अपील भी की। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जब चढ़ावा चोरी से जुड़े हुए सवाल पूछे थे तो उन्होंने सिर्फ राम राम कहकर इसका जवाब दिया था। और हम जानते हैं कि जो हमारी सभ्यता में राम राम कहने का चलन है वो 2 तरह से है। एक, अगर कुछ बहुत बुरा हो रहा है तब भी ऐसे राम राम कर लेते हैं, और अगर कुछ आपको कहना है कि भाई अब इसमें आगे क्या होगा, मौन भी रह जाना है, नहीं भी जवाब देना है, हर बात पे राम राम कहा जा सकता है। अब मोहन भागवत के राम राम में कौन है और क्या छिपा हुआ है, पहले आप बयान सुने। प्रभु श्री राम के प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे हैं। प्रभु श्री राम के प्रति आस्था को कुछ लोग धक्का पहुंचा रहे हैं। प्रभु श्री राम का क्या है, क्या क्या संघ का है, लोगों को गलतफहमी होती है ना, इतनी सारी गतिविधियां हैं, तो उनको लगता है कि ये संघ ही चलाता है, संघ उसको सेंट्रली डायरेक्ट करता है या रिमोटली कंट्रोल करता है, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, संघ कार्य की रचना में ये सब है नहीं। ये जो बात मोहन भागवत ने कही, पहले तो वो राम राम वाला बयान और फिर ये मंच से दिया गया बयान कि लोगों की धारणा है कि संघ जो है वो डायरेक्ट करता है, उनके हाथ में चार्ज है। रागी जी, इस बयान का क्या अर्थ है, वो क्या समझाना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, आपको हम सभी लोग इतने दिनों से राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला है उसके बारे में जब बात कर रहे थे तो बार बार ये सवाल आता है, संघ क्या कर रहा है, संघ को इस्तीफा ले लेना चाहिए, संघ को चंपत राय को कहना चाहिए कि वो हट जाएं वहाँ से।
संघ के प्रचारकों के बारे में जिक्र किया जाने लगा, तो ऐसा एक लगा कि चाहे कोई ट्रस्ट जरूर बना हो, लेकिन उसका शायद कंट्रोल जो है, वो रिमोट कंट्रोल जो है वो संघ के हाथों में पास है। तो संघ ने एक तरीके से इस पर एक अपनी टिप्पणी कर दी है, और उस जिसका जिक्र हम बार बार हम लोग यहाँ पर कहानी कुर्सी के में हम लोग कर भी रहे थे कि संघ के कई अनुसांगिक संगठन है, 50-60 अनुसांगिक संगठन होंगे संघ के, छोटे मोटे सहकार भारती से लेकर के यदि सभी चीज को लेकर यदि आप ले लें तो अब उन सबके प्रमुखों को संघ के स्वयंसेवक संघ की जो पद्धति है वो कहता है कि भाई मेरा काम जो है वो शाखा में जो है वो कार्यकर्ता निर्माण है। कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं और वो उस क्षेत्र में अपना काम करना, कोई विद्यार्थी परिषद में काम कर रहा है, कोई भारतीय मजदूर संघ में काम कर रहा है, लेकिन सबकी नाल जो है वो जुड़ी हुई रहती है और हम सब आपस में विचार विमर्श करते रहते हैं। तो इस रूप से संघ का उन पर उनके साथ साहचर्य जो होता है या संबंध होता है। अब रही बात की कंट्रोल करने का, तो कंट्रोल तो मैंने उस दिन भी कहा था कि संघ डायरेक्ट कभी इस ढंग से कंट्रोल नहीं करता है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो। कई ऐसे मामले, राम जन्मभूमि के समय का मुझे मामला है जब मैं बहुत उसका कह सकता हूँ कि मैं प्रीव्यू जानता हूँ कि जो निर्णय जो है वो विश्व हिंदू परिषद ने अपने तौर पर लिया, माननीय अशोक सिंघल जी ने अपने तौर पर लिया था, और कई ऐसे निर्णय होते थे। तो जो संघ प्रमुख आज कह रहे हैं कि ये लगता है जैसे संघ ही उस ट्रस्ट को कंट्रोल कर रहा हो, ऐसा बातचीत से उस संदर्भ को हम ध्यान में रख करके उसको कह रहे हैं, तो ऐसा है नहीं। एक बात है। दूसरी बात, यहाँ कहानी कुर्सी में ये भी चर्चा चली थी कि भाई संघ, कोई बहुत लोग सवाल उठा रहे थे कि आज 1 महीना करीब 28 दिन के बाद संघ ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो संघ कभी भी नी जर्क रिएक्शन नहीं करता, ये हम लोग इसका जिक्र कर चुके हैं कहानी कुर्सी में भी कि संघ कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, ये मामला आया, मामला विश्व हिंदू परिषद के प्रकाश में आया होगा, विश्व हिंदू परिषद क्षेत्रीय प्रचारक जो हैं उनके ध्यान में आया होगा, फिर जो है प्रांत प्रचारक, क्षेत्रीय प्रचारक सबके ध्यान में आने के बाद केंद्रीय जो संघ के अधिकारी हैं उनकी दृष्टि में आया होगा, और सोच विचार विमर्श करने के बाद धीरे धीरे SIT से तथ्यों का खुलासा आया होगा, FIR में जो चीज़ें आई और पकड़ी गई उसका खुलासा हुआ होगा। इन सबों के बाद संघ की एक बहुत बैलेंस्ड प्रतिक्रिया आई, और कल जो मुझे लगता है कि करोड़ों स्वयंसेवकों की जो भावना थी उसका एक आप देखेंगे प्रतिबिंब, उसमें एक झलक उसमें मैं दिखती है। वो सुना देती हूँ जिसकी बात अभी प्रोफेसर रागी जी कर रहे हैं। कल दोपहर 3 बजे ये प्रतिक्रिया आई थी और RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने राम मंदिर हिंदुओं की सदियों की साधना, दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों की आस्था का ये पवित्र केंद्र है, ऐसी बात अपने इस संबोधन में कही। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि राम भक्तों के दिलों को चोट पहुंचना स्वाभाविक है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो SIT का काम करने का तरीका है उससे लेकर एक तरह से अपनी सहमति भी जताई है। आप सुने उन्होंने क्या कहा। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे।
अब जो बातें मैं इस बयान के बाद समझ पाई हूं, मैं आ रही हूं रागी जी आपके पास। पहली बात तो ये कि संघ की प्रतिष्ठा पर आ रहा था, हाँ संघ की प्रतिष्ठा पर आ रहा था, इसलिए संघ को आज नहीं तो कल इस पर अपनी बात रखनी जरूरी थी और ये बात रखी गई है। क्या इस वक्तव्य के बाद ये बात साबित होती है कि संघ की ओर से किसी भी व्यक्ति को कोई संरक्षण, कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी? एसआईटी पुलिस जो तय करेगी, न्यायालय जो काम करेगा, उसके साथ संघ खड़ा है। तो इसका भी जवाब हाँ में है, इस बयान के बाद मैं ये समझ पा रही हूं। लेकिन जो तीसरा प्रश्न है वो घोर सियासी प्रश्न है कि क्या ये बात कहने में देर कर दी? देखिए, मुझे नहीं, शुरू में मैंने कहा कि नी जर्क रिएक्शन यदि होता है कि आपको एक घटना के बारे में पता लगा और आपने तुरंत उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। दूसरा है कि आप एक घटना के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है, आप उसके बारे में आप अपने तरीके से आप जांच पड़ताल करते हैं, छानबीन करते हैं और तथ्यों को पुष्ट करते हैं कि क्या वाकई क्या क्या हुआ है और उसके बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अंतिम बात हमने कही, सारी चीज़ों को जान लेने के बाद लेकिन संघ की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। दूसरी बात, दो बातें और कहना चाहूँगा इसमें। एक बात बहुत दत्ता जी ने बहुत साफ कर दिया कि ट्रस्ट जो है वो किसी सरकारी नियंत्रण में नहीं रहेगा, ट्रस्ट ही काम करेगा, ट्रस्ट ही सुधार करेगा। एक बात इससे निकल करके आई है। तीसरी बात जो हिंदू समाज के सबके मन में थी बात, संघ क्यों नहीं प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, संघ को हम सबके स्वयंसेवकों के मन में थी। और मैं तो बार बार कहता हूं कि जितना संघ के स्वयंसेवक पीड़ित होंगे उतना कोई और पीड़ित नहीं है। बाकी सबकी पीड़ा तो जो है वो इसलिए है क्योंकि उनको उनकी राजनीति का मजा लेना है उसमें से संघ। और नतीजा क्या निकला कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, वो अपॉर्चुनिटी भी कहिए, उनको अपॉर्चुनिटी मिला है, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, ये जितने संगठन है जो भारत के लिए, सनातन के लिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए लड़ रहे थे, उन सबको कटघरे में खड़ा करके बदनाम करने की कोशिश की। यानी कि ट्रस्ट के अंदर गड़बड़ी हुई, ट्रस्ट के लोगों में के अंदर काम करने वाले लोगों के द्वारा गड़बड़ी हुई, लेकिन पूरा ठिकरा जो है वो पूरा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चोर है, वो डकैती करता है, विश्व हिंदू परिषद, इस प्रकार की जो घिनौनी, इस प्रकार 10 सेकंड, इस प्रकार की जो घिनौनी हरकतें की थी जी, उसका भी एक प्रकार से दत्ता जी ने जवाब दिया है। अब ये जो बात अभी रागी जी कह रहे हैं कि जिसको सियासी मौका मिला उसने सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की। समीर जी, ये बयान सामने आ जाने के बाद, यूपी सरकार का एसआईटी गठित कर देने के बाद, पुलिस के एक्शन के बाद, अब ट्रस्ट जो 6 जुलाई को करेगा वो तो सबके सामने आ ही जाएगा। क्या अब सियासी मौका अखिलेश यादव के पास खत्म हो गया? नहीं, क्यों मौका खत्म होगा? राजनीति तो वो करेंगे ना, वो तो भाई एक राजनीतिक दल है, राजनीति करेगा। नहीं, राजनीति करना और उससे लाभ उठा लेना, अब वो तो तय होगा चुनाव में उसको लाभ मिला कि नहीं मिला। वो तो कोशिश करेंगे ना कि मैं राजनीति करूं, उसका राजनीतिक पूरा लाभ मुझे आने वाले चुनाव में मिले। वो तो कोशिश करेंगे, सत्ता में उनको आना है तो तमाम हथकंडे अपनाएंगे, उसमें उसको भी एक राजनीतिक रूप में देखेंगे। वो एक कहावत है, कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हर बार देर से आना दुरुस्त नहीं होता। वही संघ के बयान पर लागू होता है। 28 दिन बाद संघ का बयान आया है, बयान बहुत अच्छा है, संघ ने अपनी बात स्पष्ट कर दी, लेकिन अगर यह बयान पहले आता तो मुझे लगता है कि इसकी डैमेज कम न होता। हाँ, इसका एक अलग संदेश आता। 28 दिन बाद बयान देने का ऐसा कोई बहुत महत्व नहीं है। सब कुछ होने के बाद आपने अपनी बात एक सार्वजनिक कर दी है, लेकिन जिस तरीके से दत्तात्रेय होसबळे जी ने पूरी बात संघ की, मुझे लगता है वो तारीफ के काबिल है। हर चीज को उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा। संघ पर जो आरोप लगाए जा रहे थे कि संघ के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है और इसी कारण संघ चुभे, तो दत्तात्रेय होसबळे जी ने बहुत क्लियर कर दिया कि भाई संघ की इसमें कोई भूमिका नहीं है और जो भी दोषी होगा इस मामले को लेकर उस पर कार्रवाई होना चाहिए। एसआईटी जांच कर रही है, कठोर दंड मिले इसके अंदर। संघ ने अपना स्पष्ट कर दिया। अब मुझे लगता है कि इस मामले में संघ को अनावश्यक रूप से घसीटने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर का मामला वहां के ट्रस्ट और ट्रस्ट को कंट्रोल करने वाले, उसको चलाने वाले लोगों के बीच में था। संघ का उसमें कोई सीधा दखल नहीं था। संघ ना हिसाब किताब लेता था, ना संघ इंस्ट्रक्शन देता था, तो संघ को उसमें लपटने की अब जरूरत नहीं। मुझे लगता है संघ को इससे फ्री कर देना चाहिए इस मामले को लेकर। विपक्ष को जो आरोप लगाना है ट्रस्ट के ऊपर, चंपत राय के ऊपर, वहां के बाकी लोगों के ऊपर वो लगाए, राजनीति करना है, राजनीति करे। और राम मुद्दा तो राजनीति रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, तब से भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में राम जन्मभूमि का मामला रहा है। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली अपने वोट बैंक के लिए, राजनीति करने के लिए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि के नाम पर राजनीति कर वोट ले सकती है,
तो विपक्ष भी उसके ऊपर अगर कोई आरोप लगता है तो उसको सामने लाकर वो भी वोट लेने की कोशिश करेगा। सर इसमें दोनों बातें कि राजनीति करके अपनी सत्ता गवा भी सकती भारतीय है। जनता पार्टी का ये प्राणवायु था, भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले से रहा, संघ के लिए पहले से रहा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इसके ऊपर एक नैतिक अधिकार माना जाता है कि भाई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ा है। एक टिप्पणी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम राम मेरे पास ब्रेक का टाइम हो रहा है। एक के नाम हो सकते तो दूसरे के नाम नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक बात, एक बोल हर्षवर्धन सकता है तो दूसरा नहीं बोल सकता। राम पर सबको बोलने का अधिकार है, जनता तय करेगी कि राम किसके सर ब्रेक ना आ जाए, बाकियों को भी बोलने का मौका मिले। सिर्फ एक लाइन में बोल रहा हूँ, राम जन्मभूमि पर का आंदोलन वोट बैंक के लिए नहीं था, राम मंदिर के लिए था। वोट उसके साथ आया, लेकिन वोट के लिए राम मंदिर नहीं था। बाय प्रोडक्ट। ठीक नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि चलिए वोट के लिए ही था, तो राम मंदिर बनाने के लिए था। राम मंदिर बनाने के लिए जो कुछ हुआ उसमें 4 राज्यों की भाजपा की सरकार चली गई। राम मंदिर को और राम लला को अवैध कब्जा, अवैध कब्जेदार कहने वाले लोग राजनीति करेंगे, करके देख लें। वो जो लोग किसी भी तरह से अपने आप को कहते थे कि अच्छा हमें मुल्ला की उपाधि मिल रही है तो ये हमारे लिए अच्छा है, मुसलमान वोट बैंक जिनके लिए महत्वपूर्ण है, वो राम मंदिर पर राजनीति कर लेंगे। करिए राजनीति। और देश के और भी कई मंदिर हैं जो मुक्ति की बाट, मुक्ति की आस वो उनको लगातार है, उसको भी पूरा कीजिए। राजनीति हमेशा तब होती है जब लगे कि उस राजनीति की वजह से अगर उसका नुकसान भी हो रहा है तो उसके साथ खड़ा है। जैसे उदाहरण के लिए जब काशीराम जो राजनीति करते थे तो लोग कहते थे कि भाई ये दलितों के लिए, उनके लिए खड़े हैं, भले इनकी चार इनका नुकसान हो जाए। किसी भी तरह के विचार में जब आपको लगता है कि वो सच के साथ है तब वो वोट में बदलता है। ये कोई राम मंदिर का आंदोलन कोई ऐसा नहीं है कि कोई जैसे अखिलेश यादव या केजरीवाल या राहुल जी या प्रियंका जी तंज कर रहे हैं, उस तरह से राजनीति नहीं होती, ना उस तरह से वोट बैंक में कन्वर्ट होता है। एक दो अपडेट दे देती हूँ विजय जी, मैं आपके पास भी आती हूँ राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में, क्योंकि हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, ये जानकारी भी दर्शकों को मिलनी चाहिए। एफआईटी ने चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक अनिल मिश्रा और गोपाल राव से एफआईटी ने आउटसोर्स कैशियर्स की ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर जानकारी ली। साथ ही अनिल मिश्रा और गोपाल राव ने बताया कि जैसे ही चोरी की जानकारी उन्हें मिली, उन्होंने चंपत राय के साथ मिलकर जांच की। दोनों के स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए एफआईटी ने चंपत राय से सवाल जवाब किए। बताया जा रहा है कि एफआईटी की टीम फिलहाल लखनऊ लौट गई है और जरूरत पड़ने पर एक बार फिर से अयोध्या आ सकती है। इस बीच चढ़ावा चोरी की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चढ़ावा चोरी का पैसा बांटने के लिए आरोपियों ने मीटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी बना रखा था। आरोपी मंदिर से दान का पैसा चुराने के बाद पास में ही 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर मिलते सुनसान और जंगल जैसा ये पूरा इलाका है, कोई यहाँ पर ज्यादा आता जाता नहीं है। मार्च 2025 में नौकरी लगने के बाद अविनाश शुक्ला ने इसी जगह को पैसों के बंटवारे के लिए चुना था। तो एक इंफॉर्मेशन ये भी दर्शकों के पास जानी चाहिए। मैं क्यों योगी की हैट्रिक से विजय जी से जोड़ना चाहती हूं, मैं तो इसका प्योर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देखना चाह रही हूं। बहुत बड़ा डेंट लगा है, बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। नितिन नवीन, योगी आदित्यनाथ इससे कैसे डील करते हैं, और क्या अखिलेश यादव इसका फायदा उठा पाएंगे या नहीं? देखिए, अब ये फायदा तो फिर वही बात होगी, समीर जी जो करे चुनाव के बाद पता पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेंट बीजेपी को अभी दिखता है। हो सकता है बाद में, हो सकता है चुनाव आते आते क्या माहौल बनता है, कैसे अखिलेश जी और जो दूसरी पार्टियां वो कैसे उसको देखते हैं। अभी उनके क्रेडेंशियल्स को तो डेंट हुआ ही है, साख को तो चोट पहुंची है, लेकिन जो साख को चोट पहुंची है वो उन लोगों से पहुंची जो उनके अपने हैं। क्या वो उनके अपने लोग, जिन्हें आप राम भक्त कहें, जिन्हें स्वयंसेवक कहें, जिन्हें बीजेपी काडर कहें, क्या वो इस साख में डेंट के बाद उनको छोड़ेंगे? ऐसा फिलहाल मुझे नहीं लगता कि वो उनको छोड़कर जाए। अब बाकी तो कैसे डेवलप होता है, इलेक्शन कैसे आगे चलता है, उस पर देखा जाएगा। साख से आहत जरूर है। आप घर में होते हैं तो घर में भी बहुत चीज़ों से आहत होते हैं, लेकिन घर तुरंत छोड़ के तो नहीं जाते ना किसी दिन। तो वो उसको इट्स टू अर्ली टू से कि भाई अच्छा अब नहीं, अब तो ये सरकार चली गई या ऐसा हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। यहाँ पे ये बात आप जो कह रहे हैं कि दुखी हैं, लेकिन दुखी होकर वोट ना देने वाली परिस्थिति अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है। दिख रही है। इस वक्त कांग्रेस मुश्किलों के दौर से गुजर रही है, और ये मुश्किलों का दौर केवल पंजाब में ही नहीं, राजस्थान में भी चल रहा है। पहले बात पंजाब की कर लेती हूं, जहां पर सिर्फ फुटबॉल का दौर चल रहा है। पंजाब में इलेक्शन से ठीक पहले कांग्रेस में शुरू टेंशन से पार्टी बैकफुट पर है। पंजाब चुनाव की तैयारियों को झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने समर्थकों के साथ मीटिंग कर पार्टी हाईकमान को मैसेज दिया, उनकी अनदेखी कांग्रेस को महंगी पड़ेगी।
चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस हाईकमान को अपनी ताकत दिखाई। चन्नी के बुलावे पर 5 मौजूदा विधायकों के अलावा कई पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रियों और जिला अध्यक्षों समेत कांग्रेस के 65 नेता पहुंचे। चन्नी के पुश्तैनी घर में मीटिंग हुई। मीटिंग में सभी नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि कांग्रेस को पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम पेस घोषित करना चाहिए। दरअसल 2 दिन पहले कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में पार्टी के संगठन का पुनर्गठन किया था। अमरिंदर सिंह, राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष और प्रताप बाजवा को नेता विपक्ष के पद पर बरकरार रखा गया। इससे चन्नी बहुत नाराज हुए। वो ये चाहते थे कि पंजाब कांग्रेस की कमान उनके हाथों में सौंप दी जाए, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन पार्टी ने चन्नी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया। चन्नी इससे खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने सपोर्टर्स के साथ एक रणनीति बनाई। अब सवाल यह है कि अगर कांग्रेस वाला कमान चन्नी और उनके समर्थकों की बात नहीं मानता है तो फिर चन्नी क्या करेंगे? बगावत करके क्या कोई नई पार्टी बना लेंगे? किसी और दल के साथ चले जाएंगे? पंजाब के सीनियर नेता और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कहा, वो आप सुने। देखिए, किसी भी लिस्ट के आने के बाद ऐसी बात हो जानी तो वो नुकसान तो करती है। ये तो मेरी एक आदत बन गई है कि मैं सच्चाई बोल देता हूँ, पता नहीं उसका मतलब क्या निकले। तो सच बोलिए सर, क्या ये लिस्ट से 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीतेगी? अभी देखिए कि इतने बुरे हालात भी नहीं हैं जो आप कह रहे हैं, पर सोचने वाली बात है कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। इतना मीटिंग्स करके और उसके बाद भी सेटिस्फाइड ना होना, ये दुख वाली बात। अब 2 प्रश्न इससे निकलते हैं जो मैंने दर्शकों के सामने भी रखा। विजय जी, क्या चरणजीत सिंह चन्नी के पास वो ताकत है कि अपनी पार्टी बना ले, पहला ऑप्शन, या फिर राहुल गांधी उन्हें मना लेंगे, अपने साथ जोड़ के रखेंगे, या फिर कोई तीसरा ऑप्शन भी चरणजीत सिंह चन्नी एक्सप्लोर कर रहे हैं किसी और दल के साथ जाने के? जो पहले 2 सवाल आपने किए हैं, क्या चरणजीत सिंह चन्नी से पूछा कि उनके ये ऑप्शन हैं? उनके ऑप्शंस में नहीं है ये, मेरे ख्याल से, कि वो नई पार्टी बनाए। तो वो दबाव डालेंगे राहुल जी के साथ मिलने का भी मतलब कोई ऐसा उनके मन मंशा लग नहीं रही मुझे। अब तीसरा जो सवाल है, वो आपने 2 सवाल बेवजह उनके साथ जोड़ दिए। चल, उनका मन कहाँ कि नई पार्टी अलग से बनाएंगे? नहीं बना रहे। राहुल जी के साथ रहने का भी, हाँ, वही तो मन नहीं है उनका। तो अब जो तीसरा सवाल है उस पर काम चल रहा है। तो ये ऑप्शन कहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं? एक पॉलिटिकल वो विजय जी कह रहे हैं कि आजकल मर्ज करने की परंपरा बहुत ट्रेंड दिखाई दे रहा है, इधर से उधर आकर के मर्ज कर जाना। नहीं तो ये ट्रेंड कहाँ पर, ये कहाँ फिक्स हो सकते हैं? कोई चन्नी जी मेहनत का काम करते दिखे क्या? हाँ। भाई मुख्यमंत्री बना दिए गए थे, अगर बहुत मेहनत कर पाते तो कांग्रेस को दोबारा सत्ता में ले आते। तो मेहनत वाला काम है पार्टी बनाना, बनी बनाई पार्टी में चले जाना, बनी बनाई पार्टी का हिस्सा हो जाना, और वो भी एक शक्तिशाली पार्टी हो जिसकी। लेकिन बनी बनाई पोजीशन पर भी पार्टी को जिता कहां पाए थे? नहीं, उनको पोजीशन तो अब इसीलिए तो आ रहे हैं ना, भाई वो अगर जाएंगे तो इसीलिए तो जाएंगे ना, क्योंकि बनी बनाई पार्टी है, सब कुछ ठीक है, केंद्र में सब कुछ है। और रवनीत बिट्टू जी आदर्श उदाहरण है किसी के लिए भी पंजाब में। नहीं, कहने का मतलब क्या है? हारने के बाद भी मंत्री बनेंगे। कहां जा रहे हैं? नहीं, कहां जा जाएंगे? हैं? और कोई विकल्प तो नहीं दिख रहा है। मतलब इस वक्त तो देश में जिस तरह का मानस है उसमें भगवा होने कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे ये तो सवाल अब नहीं रह गया है। गंगा सागर से आधा किलोमीटर आप नदी के लिए पूछ रहे हो कि कहाँ जाएगी ये नदी? देखिए कुछ रह गया क्या पूछना है? नदियां तो समुद्र में ही मिलने के लिए बेचैन है, पैदा होती हैं। तो जितनी भी धाराएं हैं ना, अच्छा, जिसमें गहराई हो, जिसमें सबको समाहित कर लेने की क्षमता हो, वहीं तो कोई जाता है। तो इस समय इस तमाम नाले भी गंगा में जाके मिलते हैं, और इसलिए गंगा भी इतनी जो मैली हो गई है और सरकार को इतनी माथापच्ची करनी पड़ी गंगा की कि गंगा जो इतनी पवित्र थी वो ऐसे नालों को ले लेके आपकी धारा कहां से बह रही है, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। नहीं, ये इस पे मैं समीर जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। हाँ। कि नदी तो जाती है तो प्रवाह लेके जाती है, नाला जाता है तो गंदगी लेके जाता है, प्रदूषण लेके जाता है, बाधा लेके जाता है, इकोसिस्टम बिगाड़ता है नदी का।
सागर का इकोसिस्टम बिगाड़ता है। तो ये ठीक भाई, यहाँ मैं सहमत हूं। देखिए पॉलिटिकली अवेयर है हमारे दर्शक बहुत ज्यादा। सर एक मिनट बस छोटी सी बात, ये तो तय करना दर्शक तो होगा ये ना समझ कि ही पा चन्नी रहे नाला हैं है कि या नदी बीजेपी है। की तरफ जाती हुई ये धारा दिखाई दे रही है। ठीक, निश्चित रूप से देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई मुझे दो लगता राय है कि नहीं। चन्नी को बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री रहते, चुनाव लड़े, आपको मुख्यमंत्री बनाया, अमरिंदर सिंह को हटाया, पार्टी 17 सीटों पर आकर टिक गई, आप खुद 2 सीटों से चुनाव लड़े, दोनों से मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है। इससे बुरी बात क्या होगी कि मुख्यमंत्री अपनी सीट नहीं जीत पाते। राजा वडिंग लगातार वहां संगठन में काम कर रहे हैं और चुनाव के 8 महीने पहले आप कहते हो कि आपको अध्यक्ष बना दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि भाई मैं पहले मुख्यमंत्री रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि अब पार्टी ने तय कर लिया है। बहुत लंबी बैठक कांग्रेस हाईकमान ने की थी, लंबी बैठक की, और तमाम पार्टी के नेताओं से, प्रभारियों से बात की और यह तय किया कि अब भाई बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। और पार्टी इस बात को मान के चल रही थी कि भाई चन्नी विद्रोह कर सकते हैं, चन्नी पार्टी बना सकते हैं, चन्नी किसी और पार्टी में जा सकते हैं। पार्टी ने मान के चला है कि भाई चन्नी रहेंगे तो ठीक, नहीं रहेंगे तो ठीक, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब चन्नी को जो लेंगे उनको भी तो सोचना पड़ेगा कि उन्होंने कहा था कि ये चन्नी ने तो चवन्नी है, ऐसे चवन्नी का लेके हम क्या करेंगे। तो अब उस चन्नी को चवन्नी समझने वाला वाला मत कहा कि सर, वो मतलब हमेशा इसका परिणाम उल्टा ही होता है। चवन्नी जहां आती है बात, वो सब उलट जाते हैं। पहले भी चवन्नी, आइए चवन्नी कांग्रेस से फायदा होता है, ₹1 हो जाता है। दो लीडर वाली पार्टी भी क्या क्या कमाल कर देती है वो दक्षिण में हमने देखा है। अब जो होगा यहाँ पर फाइट कॉर्नर चन्नी ने है। एक बहुत मजेदार बात बोली। क्या? कल अपने नेताओं के साथ बैठक की तो उन्होंने कहा कि भाई जब मैं जिस लड़की को पसंद करता था तो उसके मैं मिलने गया और फिर मैं उनके पेरेंट्स से मिलने चला गया, तो पेरेंट्स ने मुझे धक्के मार के भगा दिया कि तुम्हारी हैसियत नहीं है हमारी बेटी से शादी करने की। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं लगातार उनको मनाते रहा, चक्कर खाते रहा, धक्के खाते रहा, उनको मनाते रहा। आखिरकार वो हार के उन्होंने अपनी बेटी की शादी मेरे से कर दी। तो बोले वैसे ही बोले हाईकमान से भी मैं धक्के मार के हाईकमान ने मुझे भगा दिया है, लेकिन मैं वैसे ही राहुल गांधी के सामने जाता रहूंगा, मन्नतें करता रहूंगा, एक दिन मुझे स्वीकार कर लेंगे। जैसे मैंने अपने सास ससुर को मनाया वैसे राहुल गांधी को भी मना लूंगा। अब ये उसने कहा है, अब वो कब तक चक्कर खाएगा दिल्ली के, ये मुझे नहीं पता, ये समीर जी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन ये सर 7 मिनट हमने पंजाब पे निकाल दिया, राजस्थान बिहार सब ऐसा बाकी है। बयान नहीं देना चाहिए था उनको। ये तो राहुल जी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जैसे मतलब उनकी पत्नी के माता पिता उनको योग्य नहीं समझते थे, ऐसे ही राहुल जी चन्नी जी को योग्य नहीं समझे। लेकिन चन्नी जी को तो मुख्यमंत्री बनाया था। बात तो ठीक है। अच्छा, ये फिर फुटबॉल जो है वो राजस्थान कांग्रेस में भी हो रही है। फिर राजस्थान और बिहार कहीं रह ना जाए। 7 मिनट हम दे चुके हैं चरणजीत चन्नी जी को। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा अमित शाह से मिले हैं। इस मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म है और टेंशन में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। अचानक अशोक गहलोत ने सुखजिंदर सिंह रंधावा की तारीफ में पोस्ट किया। सोशल मीडिया एक्स पर उनकी तारीफ के पुल बांधे। चर्चा और गर्मा गई कि राजस्थान से कोई हलचल होने वाली है। अमित शाह से मिलने का रंधावा का मकसद क्या है? हालांकि मुलाकात के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सारी अटकलों को खारिज भी किया। क्लियर कहा कि अमित शाह से वो पंजाब के कई मुद्दों को लेकर मिले हैं। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर, नशे का मैटर, इन सब पर बात हुई। हालांकि ये बयान देकर उन्होंने कांग्रेस की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। पंजाब में हुए कलह का असर चुनाव पर पड़ सकता है और कहा कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। ये जानकारी भी आपको दे दें कि राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच जुबानी जंग भी तेज हुई है। अशोक गहलोत ने कई बार सचिन पायलट पर अटैक किया। राजस्थान के प्रभारी पद पर एक्टिव रंधावा के शाह से मिलने पर अशोक गहलोत की टेंशन जरूर बढ़ गई है। सर, क्या खिचड़ी पक रही है इस वक्त राजस्थान में? विजय जी, राजस्थान अभी तो ऐसा ही चलता रहेगा क्योंकि अशोक गहलोत जी जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं वहाँ पे कांग्रेस के, वो अपनी जो जगह है उसको नहीं छोड़ना चाहते। अब जब तक राहुल गांधी जी या कांग्रेस की लीडरशिप जैसे कर्नाटक में फैसला किया जो डीके शिव कुमार का, उस तरह का कोई फैसला नहीं करते तब तक ये स्थितियां बनी रहेंगी। वहां पर सचिन पायलट को उस तरह से जगह मतलब औपचारिक तौर पर नहीं मिलेगी। बाकी वो अपना कर रहे हैं, वो भी बड़े नेता हैं, युवा नेता हैं एक तरह से, और लंबी लड़ाई वो लगातार लड़ते रहे। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जब सरकार बनी कांग्रेस की तब भी उनको मौका नहीं मिला, फिर भी वो चलते रहे और बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो बीजेपी में चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन वो नहीं। और रंधावा जी अपना मन बदल रहे हैं। अभी तो चर्चा ये भी बहुत तेजी से हो रही है। मैं इसको इसीलिए आपने दोनों बातों को इतना घालमेल कर दिया, रंधावा जी खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी वो अमित शाह से मिलकर आप राजस्थान की स्टोरी से उनको जोड़ रहे हैं। अब उनका मन कहाँ पर है पहले वो तो बताएं कि वो क्या मन है उनका, और उनका मन कहाँ पर है ये सवाल है। और गहलोत जी उनकी तारीफ कर रहे हैं, इसमें उनका क्या मन है? मुझे तो सबके मन का सवाल पूछना पड़ेगा। लेकिन आपने एक इशारा कर दिया क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी के बाद में इस स्टोरी को आपने यूज किया है।
प्रोफेसर साहब? देखिए, वो गए हैं तो जरूर राजस्थान के प्रभारी, लेकिन वो काम पंजाब के लिए कर रहे हैं और पंजाब के लिए काम करेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप उन्हें कहीं और देखेंगे, जिसकी ज़्यादा संभावना आप जब ऐसे बोले कि हैं तो वो राजस्थान के प्रभारी और काम पंजाब से हैं, वैसे पंजाब के लिए करेंगे, पंजाब के लिए काम कर रहे हैं, पंजाब के लिए मुझे ऐसे सुनाई दिया कि वो है पंजाब के लिए काम कर रहे हैं। सही है, अच्छा भरा, जिसे कहा जाता है ना, मुंह में घी शक्कर या क्या कुछ कहा जाता है, अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी कि वो इधर की तरफ आ जाए, और अभी तो भारतीय जनता पार्टी में जो आ रहा है ना, तो शुभ समाचार लेकर ही आ रहा है। अभी गड़बड़ नहीं हो रही कहीं पर, अभी लेने के बाद गड़बड़ी नहीं हुई है। AIDMK के साथ एक थोड़ा सा गठबंधन फेल कर गया, उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया, लेकिन बाकी जगह जहाँ से लोग आ रहे हैं, वैसे भी बैंक्वेट हॉल खाली पड़ा अभी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा नहीं है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा चेहरा उभर करके नहीं आया है, कोई नेतृत्व नहीं उभर करके आया है। एक बात जरूर पंजाब के लोगों से जो बातचीत करने के बाद कई लोगों ने ऐसा कहा कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को एक दलित सिख चेहरा लाना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और वैसे में उन्होंने 2-3 बातें मैं तो सर पंजाब पे नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि मैं ये जानना चाह रही थी, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ, हर्षवर्धन जी क्विक कमेंट इस पे चाहिए कि ये अशोक गहलोत रंधावा जी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? नहीं, इसीलिए कर रहे हैं, डर लग रहा है कि उनके साथ नहीं रहे, इसमें ज्यादा और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, वो डरे हुए हैं। और रंधावा जी चूंकि बहुत मोदी जी पर, अमित शाह पर, भाजपा पर खूब तीखे हमले कर चुके हैं, तो जो भी बहुत आक्रामक होकर इस तरह के तीखे हमले करता है, उसकी मतलब एक तरफ संभावना और दूसरी तरफ आशंका, भाजपा की तरफ जाने की संभावना और कांग्रेस से टूटने की आशंका बढ़ जाती है। अब बाकी तो रंधावा जी तय करेंगे, वो जो तय करेंगे। और जो कह रहे हैं ना, देखिए दलित और सिख दोनों एक आ जाए तो कितना अच्छा होगा, अलग अलग से क्या। सबसे बड़ी बात है, डेरा बाबा नानक में इनका अच्छा होल्ड है रंधावा का, तो अगर ये जाएंगे तो डेरा बाबा नानक के बहुत फॉलोअर्स है वहां पर बड़ी संख्या में, तो ये भी एक गणित हो सकता है कि भाई इनको लेकर वहां से लिया जाए। लेकिन फिलहाल की संभावना कम नजर आती है कि वो जाएंगे। लेकिन अब रंधावा क्यों मिलने गए? उनके पास ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है कि अमित शाह से मिलकर अपनी, ना प्रदेश के मंत्री है, ना प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ना उनके पास कोई जिम्मेदारी है, और वो घुसपैठ की बात करने गए। वो कहने गए कि पंजाब में बहुत घुसपैठ हो रही है। नहीं, पंजाब वो कह रहे हैं क्या कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, नहीं, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मान आते, मान बात करते, वो वाला नहीं, अपनी सिक्योरिटी मांगने गए। भाई कहीं भी बदलाव होता है, सिक्योरिटी, राजनीतिक सिक्योरिटी। आइए बिहार की भी बात कर लेते हैं, जहां पर इस वक्त जन स्वराज के नेता भी अपनी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए। पटना में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल है और 30 जुलाई को बांकीपुर सीट पर उपचुनाव है। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की है और नितिन नवीन की फैमिली के पास करीब 31 सालों से है। नितिन नवीन 5 बार के विधायक बने। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने यहां से इस्तीफा दिया, राज्यसभा पहुंच गए। उपचुनाव जब हो रहा है तो मुकाबला इस बार दिलचस्प दिख रहा है। यह खबर आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको राजस्थान लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजस्थान में मौजूद हैं। पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों, 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई,
भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है। साथियों, जब सार्वजनिक तौर पर कुछ ताकतें अफवाह और आशंका फैलाने में व्यस्त थी, तब किस स्केल पर दिन रात काम हो रहा था, किस तरह स्थिति को संभाला जा रहा था, वो मेहनत, वो प्रयास, वो धैर्य नीतिगत स्तर पर, कूटनैतिक स्तर पर उठाए गए एक एक संवेदनशील कदम कभी न कभी इतिहास लिखेगा। ये सब अभूतपूर्व है। मैं एक उदाहरण देता हूं। रसोई गैस यानी एलपीजी के विषय में हम सब जानते हैं, हमारी जरूरतों की करीब 60% एलपीजी अन्य देशों से आयात की जाती थी और इसमें से भी 90% एलपीजी गल्फ देशों से आ रही थी, हॉर्मुज से होकर के आ रही थी और अचानक से युद्ध के हालातों ने उस सप्लाई को लगभग बंद कर दिया। आप अंदाज लगा सकते हैं हमारे देश में कितना बड़ा हाहाकार मचने जा रहा था। लेकिन राजस्थान की इस धरती ने हमें चुनौतियों को भी चैलेंज देना सिखाया है और इसलिए हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया। जिन रिफाइनरीज ने पहले कभी एलपीजी नहीं बनाया था, उन्हें भी इसके लिए कॉन्फ़िगर किया गया। साथियों, रसोई गैस की डिमांड का पूरा लोड एलपीजी पर न पड़े, सरकार ने इसका भी ध्यान रखा। पीएनजी कनेक्शन यानी पाइप से रसोई गैस के कनेक्शन बढ़ाने का अभियान चलाया गया। बहुत ही कम समय में भारत ने करीब 11 लाख से ज्यादा घरों को गैस का पीएनजी कनेक्शन से जोड़ दिया। भाइयों बहनों, हमने एक और सप्लाई को सुनिश्चित किया। दूसरी ओर घरेलू उपभोक्ताओं पर बहुत बोझ भी नहीं पड़ने दिया। जो हालात थे उनमें घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 2,000 रुपये तक जा सकती थी। बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट यही आकलन कर रहे थे, लेकिन हमारे यहां अभी भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर 950 रुपये से भी कम में दिया जा रहा है। गरीबों को तो उज्ज्वला सिलेंडर
650 के भी भीतर पड़ रहा है। अब से 2 दिन पहले सरकार ने कमर्शियल गैस की कीमतों में भी बहुत बड़ी कटौती कर दी है। ये दिखाता है कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है। साथियों, युद्ध की वजह से डीजल पेट्रोल पर आया संकट भी बहुत बड़ा था। हमारे देश में तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं। जब ये संकट बढ़ा तो क्रूड ऑयल की कीमतें $70 प्रति बैरल से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। आयात के रास्ते भी बंद थे। दुनिया के कई देशों में डीजल पेट्रोल की कीमतों में 40 से 50% का इजाफा हो गया। कई देशों में तो डीजल पेट्रोल कोटे के आधार पर मिलने लगा था, लेकिन भारत में एक दिन भी ऐसे हालात नहीं आए। अफवाहें बहुत फैलाई गई, लोगों को डराया गया, भड़काया गया, राजनीति के खेल खेले गए, लेकिन जिनके इरादे गलत थे वो सफल नहीं हो पाए। दूर सुदूर इलाकों में भी छोटी मोटी अड़चनों के अलावा सप्लाई की कोई बड़ी चुनौती नहीं आई। अप्रैल से जून के बीच ही अकेले डीजल पेट्रोल में 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा कंपनियों को उठाना पड़ा। यानी एक नई रिफाइनरी बन जाए इतना घाटा सहना पड़ा, और इस घाटे को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकारी खजाने से उठाई गई। हमने प्रति लीटर 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी भी कम की और बहुत ज्यादा बोझ जनता पर नहीं पड़ने दिया। साथियों, युद्ध के इसी समय में भारत की दूसरे देशों के साथ जो दोस्ती है ना, वो दोस्ती भी बहुत काम आ गई। जब ये संकट शुरू हुआ था उससे पहले भारत 25-26 देशों से ही ईंधन का, ऊर्जा का आयात करता था, लेकिन संकट के समय भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिख गया। दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध इस संकट की घड़ी में बहुत काम आए। युद्ध के दौरान ही भारत 40 से ज्यादा देशों से ईंधन मंगाने लगा। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि हमारे लिए राष्ट्रहित और राष्ट्र के नागरिकों का हित सर्वोपरि है। नागरिक देवो भव, ये हमारा मंत्र है। साथियों, इतनी अप्रत्याशित चुनौती से देश ऐसे ही नहीं उभरा। इसके पीछे हमारी 1 दशक से चल रही दूरदर्शी नीतियों की सफलता भी है। आज हम राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन यहां कर रहे हैं। हमने 2017 में
इसके लिए एमओयू साइन किया था, लेकिन 2018 से 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही। कांग्रेस के असहयोग के कारण यहां का काम लगभग ठप ही रह गया। लेकिन जैसे ही डबल इंजन सरकार आई, इसका काम तेजी से आगे बढ़ा और आज हम इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं मेरी कार्यशैली, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका लोकार्पण भी हम ही करते हैं। इसी तरह भारत ने अपनी रिफाइनरी क्षमता को लगातार बढ़ाया है। अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में एक भी नई रिफाइनरी नहीं बनी है। यूरोप की रिफाइनरी क्षमता लगातार कम होती गई है। वहीं भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन चुका है। और हम यहां रुकने वाले नहीं हैं। आने वाले वर्षों में ये क्षमता और भी बढ़ने वाली है। इन्हीं प्रयासों के कारण भारत सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से लड़कर उबरा है। साथियों, दुनिया में युद्ध और अशांति से हमारे किसानों के लिए भी चुनौतियां पैदा होती है। अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस, खाड़ी के देशों का संकट और इसके पहले यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में खाद का बड़ा संकट भी पैदा हुआ। फर्टिलाइजर के लिए समस्या पैदा हो गई। यूक्रेन युद्ध के बाद एक समय एक यूरिया की बोरी की कीमत 3,000 रुपये से भी ऊपर पहुंच गई थी। लेकिन हम अपने किसानों को, जो दुनिया के बाजार में 3,000 की बोरी थी, हम मेरे देश के किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में देते रहे। और इसके लिए खजाने से लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। सब्सिडी दी गई। आपूर्ति के लिए जो सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी, भारत ने उसके लिए भी समाधान निकाले। सरकार ने वैकल्पिक रास्ते तलाशे। हमने कई देशों में हमारे दूतावासों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी। दूसरे देशों से उर्वरक खरीदने की, खाद खरीदने की पहल की। आयात के साथ साथ हमने घरेलू उत्पादन भी बढ़ाया, उस पर ध्यान केंद्रित किया। और इतना ही नहीं, हमने प्राकृतिक खेती जैसे विकल्पों को भी बढ़ावा दिया और जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ भी सख्ती की। साथियों, इसी तरह हमने हमारे उद्योगों का, एमएसएमई का भी ध्यान रखा। एमएसएमई को बढ़ती लागत का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए हम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का एक नया चरण लेकर आए। इस स्कीम के तहत बैंकों ने
एमएसएमई को 20% तक का अतिरिक्त लोन दिया और सरकार ने एमएसएमई के इन सभी लोन के लिए 100% गारंटी, और ये मोदी की गारंटी है, इसका बहुत लाभ लघु उद्योगों को मिला, कुटीर उद्योगों को मिला। ऐसे ही अनेक फैसलों का नतीजा है कि आज हमारे छोटे बड़े उद्योग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने निरंतर निर्णय लिए क्योंकि हमें भारत के सामर्थ्य पर भरोसा था। हमें हमारे देशवासियों की क्षमताओं पर, उनकी सूझबूझ पर हमारा 100% भरोसा था। और आज मैं 140 करोड़ देशवासियों का आभार प्रकट करता हूं। मैं देशवासियों को नमन करते हुए धन्यवाद कहता हूं। जिस तरह वो इस मुश्किल समय में देश के साथ मजबूती से खड़े रहे, जिस तरह देशवासियों ने अफवाह, डर और भ्रम फैलाने वालों का सामना किया, देश में अस्थिरता फैलाने की साजिशों को नाकाम किया, देश उसी विश्वास के भरोसे आगे बढ़ पाया है। जो लोग भारत को असफल होते देखना चाह रहे हैं, इसके लिए भविष्यवाणी भी करने लग गए थे, वो जरूर आज निराशा की गर्त में पड़े होंगे। साथियों, आज विकास परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास के साथ ही मुझे यहां एक पेड़ मां के नाम खेजड़ी का पौधा लगाने का सौभाग्य भी मिला है। मैं जानता हूं कि राजस्थान में खेजड़ी का कितना महत्व है। बढ़ते रेगिस्तान को रोकने में इसकी बहुत सार्थक भूमिका रही है। इसलिए ये वृक्षारोपण हमारी कार्य संस्कृति का उदाहरण भी है। हमें प्रगति की नई ऊंचाइयों को भी छूना है और हमें पर्यावरण का संरक्षण भी करना है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ऊर्जा के दूसरे स्रोतों पर भी काम कर रही है। खासकर राजस्थान पर सूर्य देवता की कुछ ज्यादा ही कृपा है, इसलिए यहां विश्व स्तरीय सोलर पार्क बनाने का काम चल रहा है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत भी राजस्थान में 1.5 लाख से ज्यादा घरों को सोलर से जोड़ा जा चुका है। पीएम कुसुम योजना के तहत भी राजस्थान में किसानों को 65,000 से ज्यादा सोलर पंप भी दिए गए हैं। साथियों, कठिन से कठिन लगने वाले संकल्प भी सिद्ध हो जाते हैं अगर उनके पीछे की नीयत साफ हो। यही बीजेपी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा अंतर है। साथियों, राजस्थान में पानी से जुड़ी परेशानियों का समाधान इसका एक और बड़ा उदाहरण है। आप सब जानते हैं, कांग्रेस की सरकारों ने कभी राजस्थान के जल संकट को दूर करने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी क्षेत्रवाद और बंटवारे की सियासत नहीं करती। बीजेपी राष्ट्र प्रथम की भावना पर चलती है।
हमने जब गुजरात में पानी पहुंचाने की योजनाओं पर काम किया था और राजस्थान को पानी देने की बात आई थी, मुझे बराबर यहां हिंदुस्तान के हर कोने में एक राज्य दूसरे राज्य से पानी के लिए लंबे अरसे से लड़ाइयां चल रही है। राजस्थान के लोगों को भी लगता था कि पता नहीं गुजरात नर्मदा का पानी देगा कि नहीं देगा, लेकिन हमारा सौभाग्य था कि राजस्थान में भी बीजेपी सरकार, गुजरात में भी बीजेपी सरकार, उस समय मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, यहां बहन वसुंधरा जी यहां मुख्यमंत्री थी और हम दोनों ने मिलकर बिना कोई संघर्ष, बिना कोई वाद विवाद, बिना कोई आंदोलन, बिना कोई लड़ाई गुजरात से नर्मदा का पानी राजस्थान के साथ साझा किया और राजस्थान के कई गांवों तक मां नर्मदा का पानी पहुंच रहा है। अभी भजनलाल जी बड़े भावुक होकर पानी की इस काम का वर्णन कर रहे थे। भाइयों बहनों, अब जब राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों में भाजपा सरकार है तो पहली बार आपसी सहमति से समाधान निकाले गए। अब राजस्थान और हरियाणा सरकार मिलकर शेखावटी तक पानी पहुंचाएंगे। हाल ही में दोनों राज्यों के बीच समझौते पर मोहर भी लग चुकी है। इस समझौते के तहत हथनी कुंड बैराज से पानी राजस्थान लाया जाएगा। इसके लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसका लाभ सीकर, चूरू, झुंझुनू और आसपास के पूरे शेखावटी क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। इस परियोजना पर लगभग 34,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथियों, आने वाले समय में अपर यमुना बेसिन में रेणुका, लखवाड़ और किसाऊ बांधों का निर्माण पूरा होने पर राजस्थान को पानी का और लाभ होगा। गांवों में नल से जल पहुंचाने का काम भी तेजी से आगे बढ़ा है। राम जल सेतु परियोजना भी इसी सोच का परिणाम है। साथ ही राजस्थान में जल संरक्षण के लिए जल संचय जन भागीदारी भी बड़ी भूमिका निभा रही है। देश में इस अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए करीब करीब 25 लाख सॉकपिट्स बने हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में अपना संबोधन दे रहे थे और इस संबोधन में उन्होंने राहुल गांधी के तमाम आरोपों पर सीधा सीधा जवाब दिया। युद्ध काल में, संकट काल में एनर्जी रिसोर्सेज के लिए भारत क्या कर रहा था वो उन्होंने बता दिया। जहां विपक्ष केवल सरकार पर आरोप लगाने का काम कर रहा था, जो राजनीति खेल रहा था, वहां पर भारत की तरीका क्या था। पीएम ने कहा कि कुछ लोग हैं जो निराशा की गर्त में हैं। अफवाह और भ्रम फैलाने वालों को लोगों ने नकार दिया है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार रहा। पूरी दुनिया में इस वक्त तेल का संकट भी है, लेकिन कूटनीतिक प्रयासों से भारत संकट से कैसे उबर पाया, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन से लेकर तमाम तरीके की बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। और हर्षवर्धन जी, ये तो बात सच है, क्राइसिस पूरी दुनिया के लिए था, लेकिन भारत उस क्राइसिस को मैनेज कर ले गया। देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि नरेंद्र मोदी, मतलब अगर ये मैं कहूँ कि दुनिया के सबसे बड़े क्राइसिस मैनेजर हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कई बार ये लगेगा, लेकिन हमने उनको कब से देखा है? हमने उनको उस जगह से देखा है जो बर्बाद हो चुका, भूकंप से बर्बाद हो चुका जो भुज था, वहां से हमने उनको देखा है। तो क्राइसिस एक तरह से कहें कि उनकी आदत में शामिल थी कि उसको मैनेज कैसे करना है। ये जो कोविड था,
अब वो ऐसी चीज थी जिसमें दुनिया को क्या ही मतलब किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। पहली बार हमारे यहाँ भी सबके मुश्किल लिए पहला था। नहीं, पहला क्या, वो किसी को न समझ में आने वाला था ना, मतलब ऐसी चीज की जिसको आप अनुमान ही नहीं लगा पा रहे हैं। थोड़ा सा आइसोलेशन भी करें, थोड़ा अलग सेंटर भी बनाएं, थोड़ा मतलब कुछ भी करें, नहीं समझ में आ रहा था। ऑक्सीजन लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, दवा कौन सी लगेगी। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक उनका जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो बड़ा स्ट्रांग है इस मामले में, कि आप जिसको कहते हैं कि आपदा के समय में या किसी बड़ी मुश्किल के समय में कैसे व्यवहार करके अपने लोगों का भरोसा जीता जाता है। क्योंकि जब आप ट्रस्ट जीतते हैं तभी कर पाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी चीज में आप कोई निर्णय लेकर, आप कोई पॉलिसी बनाकर नहीं काम कर सकते हैं। जब आप लोगों को यह भरोसा दिलाते हैं कि देखो भाई जो मैं कर रहा हूं वो इसी को निकालने के लिए कर रहा हूं और मेरे साथ चलोगे तो कुछ निकल पाओगे, उभर पाओगे। इसीलिए कई लोग आश्चर्य के तौर पर देखते हैं कि भाई थाली क्यों बजाया, शंख क्यों बजाया, फिर चम्मच थाली लेकर खड़े हो गए, लेकिन वो उस वक्त उन लोगों के लिए शायद सबसे जरूरी था। अब हम दुनिया में आंकड़े के तौर पर यह तथ्य है कि दुनिया में किसी भी जिस सरकार ने जीएसटी जैसा कानून लाया वो सरकार दोबारा नहीं आई। जो जीएसटी जैसा कानून है दोबारा नहीं है। दुनिया में जिसने डिमोनेटाइजेशन किया वो सरकार दोबारा नहीं आई। मतलब एक तरफ जो भूकंप या जो ऐसी आपदा या जो कोविड जैसा वो है, और दूसरा जो सरकार पॉलिसी के तौर पर भी बहुत एकदम डिसरप्टिव डिसीजन लेती है उन सबसे। और अभी वाला ही देखें, हम जरा सोचिए, ट्रंप जैसा अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी, आज कभी इतना नीचे कभी उतना ऊपर, वो रोज भारत पर अलग अलग तरह से हमले कर रहा है, प्रधानमंत्री के ऊपर हमले कर रहा है और साथ में दोस्त भी कह रहा है, उसके बीच में से निकलना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरह की घटनाएं हुई वो सोचिए। इजराइल हमारा इतना दोस्त हर वक्त की हमारी दे रहा हो और ईरान के साथ वो संबंध बनाने हो, ऊपर से भारत की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें मुस्लिम वोट बैंक, इन सब को लेकर चलना। तो क्राइसिस सिर्फ एक तरह की नहीं, हर तरह की क्राइसिस को निपटने में नरेंद्र मोदी जो काम करते हैं वो सचमुच कमाल है। तो आज जो कह रहे हैं वो भी जरा सोचिए। इस पर एक लाइन बोल दूं, ये जो पचपदरा वाली रिफाइनरी है इसमें आग लग गई थी, उस वक्त 9 दुनिया में रिफाइनरीज में कुछ न कुछ घटना हुई थी जी। और उस वक्त जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जोड़ रहे थे, लेकिन अब ये बन गया। अब अशोक गहलोत जी ने डाला है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को नहीं पता कि इसका तो शिलान्यास सोनिया जी ने किया था 2013 में। ठीक बात है, फोटो है। 18 में मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया। क्यों करना पड़ा भाई? अगर 13 में कुछ हुआ होता, हुआ कुछ नहीं था, 13 में सिर्फ बोर्ड लगा था। तो ऐसे तो मॉडर्न इंडिया का बोर्ड नेहरू जी ने 1947 में ही लगा दिया था। चलो 1947 ना मानो 52 मान लो, तो क्या मान लेंगे मॉडर्न इंडिया बन गया? नहीं बना ना। 18 में इसका शिलान्यास होना और 26 में रिफाइनरी चल जाना ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। इसीलिए वो कंपैरिजन पैरेलल खींच रहे हैं कि दुनिया के मुकाबले हम रिफाइनिंग कैपेसिटी में कहां खड़े हैं। इसमें विदेश नीति पर भी विजय जी इसलिए बात करें, ईरान के साथ जो पॉलिसी भारत ने अपनाई, अमेरिका के साथ जैसी लड़ाई उन्होंने लड़ी, अब बड़ी मुश्किल लड़ाई थी वो डिप्लोमेटिक लड़ाई थी और है, चल रही है, ऐसा भी नहीं कि खत्म नहीं हो गई। इजराइल के साथ संबंध, रशिया यूक्रेन के साथ संबंध, ये जो मल्टी डायमेंशनल फ्रंट पर अलग अलग एंगेजमेंट से इस युद्ध काल से कैसे निकला, संकट से कैसे उभरा भारत? ये बहुत महत्वपूर्ण है। विदेश नीति को लेकर भारत में एक तो लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि क्या हम लोग नॉन अलाइन से मल्टी अलाइन पर आएंगे तो उसकी क्या रिपरकशंस होंगे, क्या नहीं होंगे। मोदी सरकार के आने के बाद हमने एक बड़ा ये चेंज किया है, शिफ्ट किया है, पैराडाइम शिफ्ट भी कह सकते हैं इसको, कि हम मल्टी अलाइन पॉलिसी पर आए और दुनिया के आज जितने बड़े ग्रुप्स हैं उसमें भारत शामिल है। अभी का जो बड़ा क्राइसिस हुआ, अमेरिका, इजराइल और ईरान, ये तीनों भारत के साथ बहुत तरीके से महत्वपूर्ण है, रिश्ते में भी, सामरिक दृष्टि से भी, बिजनेस की दृष्टि से भी। इजराइल को ले लें, इजराइल से हमारे सामरिक संबंध भी हैं, लंबा एक रिश्ता है। वो ईरान के साथ झगड़ा कर रहा है, ठीक है, और हम ईरान के साथ भी खड़े रहना चाहते हैं, वहाँ पर भी उनके साथ बैलेंस कर रहे हैं। और तीसरी तरफ अमेरिका जी, वो तो अलग ही है, जिसमें हर्ष जी ने जिक्र कर दिया कि वो तो उनका पता ही नहीं होता, पल में तोला पल में माशा वाले लोग। और उसमें भी ये रहा कि प्रधानमंत्री जी का एक ज़माने में ट्रंप के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता रहा, तो लोगों को लगा, देश को भी लगा, दुनिया को भी लगा कि वो बेहतर तरीके से करेंगे, लेकिन वो तो बिल्कुल उलट गए जिस तरह से किया। उन सब क्राइसिस के बीच में हमने एक बैलेंस बना कर रखा है। हो सकता है कि कुछ चीज़ों में कभी रही हो, ये सवाल भी खड़े होते हैं कि भाई ट्रेड डील पर क्या कर लिया आपने, ट्रंप साहब के साथ दोस्ती है तो ट्रेड डील पर क्या कर लिया, नहीं कर लिया, लेकिन भारत उस ट्रेड डील के बिना भी सरवाइव किया इकोनॉमी के तौर पर। उसको मैं उस तरह से देखता हूँ। मैं ये नहीं मानता कि ट्रेड डील पे भारत ने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो या अपने फ़ायदे के लिए कुछ हो गया हो, लेकिन उसके बिना भी हम
सरवाइव किया और उसका जवाब ट्रंप को दिया, जिसकी वजह से आज ये हो रहा है कि हमने समझौते किए जी, तो उसकी वजह से ये है कि आज हम वहां पर खड़े हुए और ट्रंप को भी लग रहा है कि अब इस पर कैसे रास्ता निकाल कर किया जाए। तो इन सब बातों को लेकर, और लीडरशिप के लिए हमेशा कहा जाता है कि लीडरशिप की पहचान क्राइसिस में होती है। सामान्य तौर पर तो सब लोग अच्छा करते हैं, तो क्राइसिस में जो दुनिया का एक ग्लोबल क्राइसिस था इस समय, उसमें भारत मजबूती से खड़ा रहा, ये उनकी क्रेडिट में जाता है। अच्छा, पूरी दुनिया की नजरें तेहरान पर टिकी हुई हैं, युद्ध की वजह से नहीं बल्कि मातम की वजह से। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई थी, तब सबसे पहले इजराइल ने ईरान के सबसे चहेते नेता को मारा था। अयातुल्लाह अली खामेनी का कद ईरान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस लिहाज से ऊंचा है कि शिया मुसलमानों के बीच उनका नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। ईरान के इस नेता की हत्या के बाद पूरी दुनिया में एक तरह से शिया समुदाय हो या मुस्लिम समाज के लिए भी एक था कि कैसे यह हमला हो गया, कैसे अली खामेनी मारे गए। 8 से लेकर 9 जुलाई तक अली खामेनी को अंतिम विदाई दी जा रही है, जहां दुनिया भर के बड़े लीडर्स का आना जारी है और तेहरान में उनके पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ आवाम के दर्शन के लिए रखा गया है। 4 महीने से जंग चल रही थी, इसके कारण कार्यक्रम को टालना पड़ा। कल उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कई देशों के बड़े बड़े नेता तेहरान पहुंचे। भारत की तरफ से बिहार के राज्यपाल अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेट्रा पहुंची। तो पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी दिखाई दी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस चेहरे की हुई जो खामेनी के सबसे करीब है, उनके बेटे और ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी, जो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे हैं। मुश्तबा को रणनीति के तहत बाहर नहीं लाया गया क्योंकि उन्हें इजराइल से खतरा है। इंटेलिजेंस की सलाह पर इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम से उन्हें दूर रखा गया। उधर पाकिस्तान के पीएम तो पूरी की पूरी सरकार ही लेकर तेहरान पहुंच गए। पता नहीं सरकार उनकी पाकिस्तान में कैसे चल रही है। आराम से चल रहा होगा पाकिस्तान को, कुछ तो सांस मिल रही होगी, सांस मिल रही होगी। इधर डेप्यूटी पीएम इशाक डार, सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार, राष्ट्रपति जरदारी के बेटे बिलावल समेत कई नेता पहुंचे। कई बार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बस नंबर स्कोर करने के लिए ही ये करता है। भारत, रूस, चीन, तुर्की जैसे देशों के टॉप लीडर्स भी इस कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं, जबकि उन्हें न्योता दिया गया था। एक बयान जो अभी डोनाल्ड ट्रंप का हमने सामने रखा, अभी भी वो ये बात कह रहे हैं कि हमने वेनेजुएला को सबक सिखा दिया, हमने ईरान को सबक सिखा दिया। अभी भी यही चर्चा चल रही है जब नेगोशिएशन टेबल पर दोनों देश बात कर रहे हैं। ये आत्ममुग्ध जब व्यक्ति हो जाता है तो आत्म प्रशंसा में किसी दूर तक, कहीं देर तक जा सकता है। सच तो ये है कि आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उतना ही जिसे कहते हैं जटिल बना हुआ है समस्या, और ईरान को डिसाइसिव तौर पर अमेरिका अपनी मिलिट्री ताकत से परास्त नहीं कर पाया। ये एक वास्तविकता है, ये एक सच्चाई है। 2 उदाहरण हमारे सामने आज के दिन में प्रमाण है। यूक्रेन तमाम ताकतों के बावजूद रसिया आज तक उसे पराजित नहीं कर रहा, जिसे हम कहते हैं डिसाइसिव विक्ट्री। ये दुनिया के देशों के लिए भी एक सबक है। जो लोग ये मानते थे कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पीट करके भारत निकल आया, तो बहुत अच्छा किया कि जो हम लोग में बहुत उत्साह था कि नहीं, एक बार पूरे के पूरे नेस्तनाबूदी कर दिया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी, इसी को कहते हैं राजनीतिक चातुर्य, मारा, काम किया और वहां से बाहर भी निकल आए। दुनिया चाहती तो उन्हें उलझा करके रखना चाहती होगी। चीन जरूर चाहता कि भारत उसमें उलझा रहे, भारत नहीं उलझा। अमेरिका चाहता कि उलझा रहे, भारत नहीं उलझा रहा, वहां से हम निकल आए। ट्रंप जो है अपने ने, जिसे बड़बोलेपन में आप उनको जो कहना है अमेरिका लेके कह दें, लेकिन इस युद्ध में ट्रंप अच्छी तरीके से जानते हैं, अमेरिका बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और जितने भी अमेरिका के राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मान करके चलते हैं कि युद्ध में अमेरिका जो है एक ढंग से पराजित हुआ है। यदि हम कहें कि जो उसने अपने गोल सेट किए थे उसमें से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। ये और बात है कि ईरान को बहुत डैमेज किया, बट कैपिटल डैमेज किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया, लोगों को मारा, लेकिन जो उसके अल्टीमेट गोल थे वो उस गोल को प्राप्त नहीं कर पाया इस युद्ध के बावजूद भी। इस हिस्से में सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पर कब्जे की लड़ाई तो जारी ही है। ममता बनर्जी गुट लेकिन इस वक्त बैकफुट पर है। ऋतव्रत बैनर्जी की अगुवाई वाला खेमा सारे दांव चल रहा है। ऋतव्रत बैनर्जी ने पार्टी हेडक्वार्टर पर ताला जड़ दिया।
तो आज ममता बनर्जी की ओर से एक भरोसेमंद साथी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर अपने फैसले की जानकारी दी है। चंद्रिमा भट्टाचार्य को टीएमसी का राइट हैंड कहा जाता था। ऐसे में ये झटका उनके लिए निजी तौर पर बहुत बड़ा झटका है, पॉलिटिकल तौर पर तो है ही। अब तक 65 विधायकों को अपने पाले में लेने वाले ऋतव्रत बैनर्जी लगातार एक्शन में हैं। बागी खेमे ने पूरे मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। खुद ऋतव्रत बैनर्जी स्पॉट पर मौजूद थे। तस्वीरें आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन पहले ये बयान देखें। हम लोग पुलिस से रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन पुलिस उनका फॉलो अप टीम जैसा बिहेव कर रहे थे। वो लोग ताला मार के चले गए और पुलिस वो ताला को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम लोग बोला वो साइड का गेस्ट से एंट्री लेने के, पुलिस रैफ सेंट्रल फोर्स वहां पर खड़ा हो गया। ये तृणमूल को डैमेज करने का एक बड़ा साजिश है। पार्टी ऑफिस में अपने आए हैं, इसमें क्या है? हम तो यहाँ आते ही हैं। नहीं, पार्टी ऑफिस में आए हैं। चुनाव के बाद यहाँ पे एक नोटिस दिया गया था कि इसको जो है कि बंद कर देना चाहिए। इसलिए तो हम लोग आए हैं, जो बाड़ीवाला से बोलने के लिए। भाई हम लोग का पार्टी ऑफिस में यहाँ पे नियमित बैठेंगे क्या? ये निर्णय हम नहीं ले सकते। प्रोफेसर रागी जी, अपने ही पार्टी से ममता बनर्जी को बेदखल करने के जितने हथकंडे हो सकते थे वो सारे पॉलिटिकली आजमा लिए गए हैं। बस क्या ये कहा जाए कि अब तो दिन गिनती के शुरू हो गए हैं? देखिए, आपने जो शब्द का प्रयोग किया उससे मैं सहमत नहीं हूँ। हथकंडे नहीं, या इसमें मुझे कोई हथकंडा नहीं दिखाई देता है। लोग टूटे हैं ममता बनर्जी के कारण। और देखिए, जिनके बारे में अभी प्रदेश अध्यक्ष के बारे में वो तो माना जाता था कि ममता बनर्जी जी की बहुत करीबी हैं, लेकिन अब वो भी पार्टी छोड़ करके गई हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि इन पर दबाव बनाया गया होगा या इनके पीछे सीबीआई या ईडी वगैरह लगा दी गई होगी। ममता बनर्जी की राजनीति और उनकी कार्यशैली, और उनसे भी ज़्यादा उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली से एक प्रकार से पार्टी के अंदर घुटन थी। वो घुटन दब करके इसलिए रह गई थी क्योंकि ममता बनर्जी के पास हाथों में सत्ता थी। और सत्ता जब होती है ना, तो कहा जाता है ना कि जब आपके पास ताकत होता है, धन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कमियां छुप जाती हैं। वही स्थिति थी जब उनके पास सत्ता थी, तो ये सारे चुप थे। और कल यदि इनके पास सत्ता बरकरार रहती तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि इनमें से किसी की अंतरात्मा नहीं जागती और कोई भी इधर आने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अब मुर्दा है तो मुर्दा पर आप 10 मन माटी दे दीजिए या 20 मन माटी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्थिति तृणमूल की वही हो गई है। अब जो भी है ऊपर से आकर के एक कुदाल उठा रहा है और उस पर एक बोरा एक मिट्टी रख करके चला जा रहा है। हर कोई उनको छोड़ करके जा रहा है। तो अब स्थिति यह है कि जब आपके मुख्यालय पे ताला लग गया है, आपके डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी आपके साथ छोड़ करके चले जाते हैं, ब्लॉक के पदाधिकारी आपके साथ छोड़ करके चले जाते हैं, सांसद छोड़ करके चले जाते हैं, तब आपके पास जस्टिफिकेशन के लिए कुछ बच नहीं जाता है। एक और बात, चुनाव आयोग में जो पेपर सबमिट किया गया है जी, लग रहा है कि जैसे 3 साल के अंदर चुनाव कराना आवश्यक था, अब वो हुआ ही नहीं है। तो खुद ममता बनर्जी का जो संविधान है, जिसके बारे में जिक्र आज पेपर अखबारों में बड़ा उसके बारे में छपा भी है कि भाई उनका संविधान ही उनके लिए आफत हो गया है, क्योंकि वो खुद भी संविधान का पालन नहीं कर रही थी, चुनाव हो ही नहीं रहे थे। तो ऐसी स्थिति में पार्टी बचाना अब ममता बनर्जी के लिए मुश्किल होगा। चुनाव आयोग का निर्णय पता ही है कि वो वही होने वाला है कि चुनाव आयोग का निर्णय जो है वो ऋतव्रत बनर्जी के पक्ष में ही जाएगा, जो खेमा है उसी के पक्ष में जाने वाला है। अब उसके बाद कोर्ट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी जो हमेशा के लिए उनके पैरोकार हैं, तो वो लड़ते रहेंगे, केस चलता रहेगा। देखते हैं कि कितने ममता बनर्जी के पास जिसपे वो अपनी पार्टी बचा सकती हैं, अपने पास रख सकती हैं। वो पेपर कैसे रखते हैं, बाकी ऑन ग्राउंड तो जो है लग रहा है कि इस पार्टी चली गई। और ऐसा तो सामान्य तौर पर होता है भाई, जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट या डिस्ट्रिक्ट में जो लीडर्स होते हैं वो सांसद की वजह से ही तो होते हैं, सांसद ही उनको बनाता है अपने।
जी। मतलब पार्टी में भी हो तब भी मान लो ममता जी ने बनाया तो वहाँ जो सांसद होगा, जो विधायक होगा, उसी के कहने पर सुनने पर बनाएगा, तो वो लोग जाएंगे ही, उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। और लगातार वो कमज़ोर होती जा रही हैं, विधायक चले गए हैं, एमपी चले गए हैं, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लोग चले गए हैं, तो इसकी संभावना मुझे अब कम लगती है कि पार्टी को वो किस तरह से बचा पाएंगे। लीगल बैटल में यदि वो कुछ कर सकती हैं तो वो है, लेकिन लीगल बैटल तो जितनी लंबी चलेगी उसका भी कोई आइडिया नहीं है। तो ये सारी बातें उनके लिए बहुत फेवर वाली नहीं है। और चुनाव आयोग भी है, चुनाव आयोग भी है। असली चाबी तो जनता के मतदान पे होती है ना। हाँ। ये जनता किसके साथ है, आपके साथ डॉक्यूमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, ये इस्तीफा है जो आज ही आया है। जनता किसके साथ है ये तय करेगा भाई। किसी पार्टी का कद, किसी भी नेता का कद, उसके जनाधार जो देखा जाता है ना कि उससे कितने वोटर से। ममता बनर्जी के साथ उसके सांसद विधायक चले गए, क्या ममता बनर्जी के उसका वोटर गए? अगर ममता बनर्जी अपने वोटर्स को अगले चुनाव में किसी भी नए नाम से पार्टी के साथ जोड़कर इकट्ठा कर लेती है तो ये माना जाएगा कि ममता बनर्जी का जनता के बीच आधार है। अगर ममता बनर्जी अपने वोटर्स को नहीं इकट्ठा कर पाती, वोटर्स भी चले जाते हैं, तो ममता बनर्जी का राजनीतिक जीवन लगभग खत्म हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती है जनता के बीच जाकर जनता को कन्विंस करना, अपना जो मूल वोट आपका 40% वोट आपको आज मिला है इसको बचा के रखना। अगर ये ममता बनर्जी का टूट जाता है और जो बाकी सांसद विधायक उनके पास चला जाता है तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती होगी। वो मुझे पढ़ लेनी चाहिए। ऐसा नहीं दिख रहा ना, पिछले 3 महीने में ऐसा नहीं दिखा ना, नहीं तो जनता उनके साथ सड़क पर खड़ी हो जाती। वो जो उन्होंने लेटर भी लिखा है चंद्रिमा भट्टाचार्य ने, उसको मैं पूरा पढ़ रही हूँ। उसकी जो आखिरी लाइन है वो इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं, एट द एंड आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई हैव हाईएस्ट रिगार्ड फॉर यू एंड विल रिमेन एवर रिस्पेक्टफुल टू यू। ये उन्होंने आखिरी लाइन लिखी है, लेकिन बाकी इस्तीफे के जो एक औपचारिक बात होती है वो सारी बातें इसके अंदर है। इसका मतलब ये है कि एक नाराजगी पार्टी में हमेशा से रही है, या यूं कह लें कि काफी समय से रही है, जिसे ममता बनर्जी ने नजरअंदाज किया। और वो भी शायद ये मानकर चल रही थी कि सरकार में वो हमेशा के लिए आ गई हैं, लेकिन इंडिस्पेंसिबल तो कोई भी नहीं होता है। दुर्योधन के कारण ही तो पूरा महाभारत हुआ था और पूरा जो है वो कौरव वंश समाप्त हुआ था जी। तो जब भी आप आंखों पर पट्टी बांध लेंगे और धृतराष्ट्र बनेंगे तो वही होगा जो हुआ है ममता बनर्जी के साथ। आइए बात बिहार की कर लें। पटना में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। 30 जुलाई को बांकीपुर सीट पर उपचुनाव है और यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की है। नितिन नवीन की फैमिली के पास 31 सालों से है। नितिन नवीन 5 बार यहां से विधायक रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने यहां से इस्तीफा दिया और राज्यसभा पहुंचे। उपचुनाव जब हो रहा है, इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प दिखाई दे रहा है, क्योंकि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यहां से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि इस पर फैसला आज की जन स्वराज की बैठक के बाद होगा और औपचारिक ऐलान 5 जुलाई को यानी कि कल कर दिया जाएगा। एनडीए की ओर से यहां पर अब कौन उम्मीदवार होगा, अभी तक इसका ऐलान तो नहीं किया गया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर से भी चुनाव लड़ने की बड़ी खबर थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने का ही मन नहीं बनाया। अब प्रशांत किशोर इस सीट से चुनाव लड़कर पहले तो हासिल क्या करना चाहते हैं हर्षवर्धन जी, और दूसरा अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये, जैसा हम सुन रहे हैं कि भाई बीजेपी की इतनी मजबूत सीट है 31 साल से, जहां बीजेपी का ही दावा हमेशा से रहा है, वहां तो अब तीसरे नंबर की पार्टी क्या आरजेडी बन जाएगी? नहीं, देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये कि प्रशांत किशोर को बांकीपुर से चुनाव न लड़ने की गलती अब नहीं करनी चाहिए। एक बार वो गलती कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेंगे, फिर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे अगर भगेड़ू किस्म की एक छवि बन गई कि प्रशांत किशोर सिर्फ बोलते हैं और भाग जाते हैं, हवाई नेता की छवि बन गई, और चूंकि वो धन धान्य संपदा अर्जित करने के बाद इधर आए हैं तो वो आरोप लगता है, मतलब राजनीति में भले कितना पैसे का प्रभाव हो गया, अगर आप पैसे के प्रभाव से आ रहे हैं तो न जनता एक्सेप्ट करती है, न जो लोग रहते हैं वो भी बहुत एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो पहला तो उनको चुनाव लड़ना ही चाहिए, पूरी ताकत से लड़ना चाहिए, बिना ये सोचे लड़ना चाहिए कि भाजपा की बहुत मजबूत सीट है, हम कहां जाएंगे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आसान नहीं हुआ। नितिन नवीन के पिताजी और नितिन नवीन को मिलाकर अगर 3 दशक एक सीट पर एक परिवार का हो गया तो वहां ढेर सारे ऐसे नेता होंगे जो पिछले इतने समय से बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे। उनमें से किसका चयन वो करने जा रहे हैं या किसी नए व्यक्ति को वो देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके लिए भी आसान नहीं होगा। क्योंकि अगर इतने समय से ये सीट है तो इस सीट को तो जीतना
और बड़े अंतर से जीतना, यानी मैसेज जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, इस सीट पर हम कैसे काम कर रहे हैं। जहां तक इसमें तेजस्वी यादव की बात है, इस सीट पर उनका बहुत कोई स्टेक है नहीं, लेकिन चूंकि वो एक तरह से कहेंगे दूसरी विपक्षी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, तो उनकी अपनी भूमिका होगी। तेजस्वी यादव को भी इसे एक चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए, भले अकेली सीट है, लेकिन इसके मैसेज ये तीनों पार्टियां अपने अपने तरीके से दे सकती है। बिहार से एक और बड़ी खबर है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार ने अपना फैसला बदला है। दोनों की सुरक्षा को फिर से लौटाया गया है। बंगला खाली करने के बाद दोनों को जेड सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी गई है। बंगला विवाद के बीच लालू राबड़ी की सुरक्षा घटाई गई थी। राबड़ी देवी को 2 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए कहा गया था। इस पर राबड़ी देवी ने मना कर दिया था, जिसके बाद उनकी जेड+ सिक्योरिटी में कटौती की गई थी। लेकिन बंगला खाली करने के फौरन बाद जेड सिक्योरिटी फिर से दे दी गई। लेकिन लालू यादव इस बात से खुश नहीं है, कह रहे हैं सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। सरकार कह रही है कि बंगला खाली करने के लिए आप लोगों ने खाली कर दिया, कुछ कहेंगे? आखिर सरकार इस तरह से आपको जेड स्टडी की सुरक्षा भी दे दी फिर से, क्या बैकफुट पर है सरकार? बैकफुट पर है। क्या लगता है उन्होंने गलती कर दिया है आप लोगों के साथ? बहुत किया है। चलिए, ये जो बात कह रहे हैं समीर जी, ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी? शर्म नहीं आती लालू प्रसाद यादव को? अब इस उम्र में आके भी वो अगर सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे। भाई आपको जो आपको अधिकार क्षेत्र है, जो आप जिसके पात्र हो, वो आपको घर दिया गया, आपसे बार बार कहा गया कि आप चले जाइए उस घर के अंदर, उसके बाद आप वहाँ नहीं जा रहे हो, अपने निजी मकान के अंदर जा रहे हो। सरकारी संपत्ति को अपने खानदान की संपत्ति, अपनी निजी संपत्ति मानने का जो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उनके बच्चों के अंदर जो संस्कार उन्होंने दिए, उसी का असर है कि हम मकान में नहीं छोड़ेंगे, हम जेल सुरक्षा भी नहीं छोड़ेंगे, हम सरकारी जमीन पे कब्जा करेंगे वो भी हम नहीं छोड़ेंगे, भले हम जेल चले जाए लेकिन जमीन भी हड़पेंगे। तो शर्म आना चाहिए लालू प्रसाद यादव को। जिस दिन आपने नोटिस मिला, आप खुद नोटिस मिलना भी क्यों चाहिए जब आप उसके लिए पात्र नहीं, आप खुद होकर घर छोड़ के चले जाइए। सरकार ने क्यों लौटा दी जेड+ सिक्योरिटी? सरकार ने फिर क्यों लौटाती? नहीं, बार बार उस चीज को वो इश्यू बना रहे कि हम पे हमला होगा। सरकार को लग रहा होगा कि ये इतने इस तरह के लोग खुद पे हमला करवा देंगे और कह देंगे देखिए सरकार हमारी जान लेना चाहती है। तो सरकार ने कहा कम से कम ऐसे लोगों से भाई अभी सुरक्षा इनको दे दो। कोई भरोसा नहीं है कि ये किसी आदमी से अपने पे हमला करवा देते हो, कहते हैं कि सरकार ने हमको सुरक्षा नहीं दी, इसके हम पर हमला हो गया। आपको सुरक्षा की इस उम्र में चाहते, आपको बड़े बंगले की चाहते, सरकार ने आपको मकान दिया, आप चले जाते। यही जो इनके भ्रष्टाचार की राजनीति रही, परिवारवाद की राजनीति रही, इसलिए 25 विधायकों पर आकर टिक गए। आज हाल ही में ये हालत है और आज कोई राजनीति में इनको पूछने वाला नहीं है। मुझे लग रहा है कि अब तो कम से कम इस उम्र में सद्बुद्धि आ जाना चाहिए। अब तो पापों का प्रायश्चित करने का वक्त है और पाप करने का वक्त नहीं है। अब कब प्रायश्चित करेंगे मुझे लगता है लालू प्रसाद यादव। वैसे राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो जो अभी समीर जी कह रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जिस दिन ये हटा था, तमाशा करने की बजाय अगर वो चले गए होते और एक प्रेस वार्ता करते, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू जी या जो भी, कि हमें ये सरकार ने किया, ठीक है, सरकार को लगता है कि हमें परेशान करना चाहते हैं, हमारा घर लेना चाहते हैं, जो नियम कायदे, तो शायद उनकी बात थोड़ी बहुत लोगों को समझ में आती। अभी क्या दिख रहा है कि भाई लठैती करोगे क्या? मतलब इसको समझिए, ये आप ये नहीं कह सकते हैं ना कि ये हमारा कोई हमारे बाप दादा की संपत्ति है। और तेजस्वी जी तो बता ही चुके हैं कि उनके पिता 2 कमरे के घर में रहते थे। तो ये वाले घर तो किसी के नहीं होते हैं भाई। ये तो जो जनता जिता देती है वो पहुंच जाता है, वो ताकतवर बन जाता है। और उसके बाद अब ऐसा थोड़ी ना है कि नीतीश कुमार, जनता ना अब तो सम्राट चौधरी वहां रह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अब तो मुख्यमंत्री वाले बंगले में सम्राट चौधरी रह रहे हैं। तो मुझे लगता है ये स्वीकार क्यों नहीं नेता कर पा रहे हैं। और ये नियम भी होना चाहिए। मुझे लगता है इस पर तो कोई पक्का वाला नियम आना चाहिए। जिस दिन खत्म हुआ 1 महीने की नोटिस, वरना ताला लग जाएगा, आपका सामान सब नियम है। जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किया, डेज का कुछ जगह हुआ, लेकिन बढ़ा देती है सरकार। ठीक है, आपस में एक दूसरे सब लेते हैं ना मकान। अभी कई नेता होंगे जिनके पास मतलब योग्य नहीं होंगे, फिर भी उन्होंने विधायकों के मकान पे, सांसदों के मकान में, तमाम बंगलों पे कब्जा करके रह रहे। वो सब मिलके चलते हैं ना कि आज हम सत्ता में। ये तस्वीर देख के इसलिए मुझे हैरानी होती है कि कैसे कार्यकर्ता हैं और क्या उनकी श्रद्धा है कि पहले वो धोख देते हैं और उसके बाद फिर इस तरीके से करते हैं, अंदर जाते हैं। खैर, बिहार की एक और बड़ी खबर है। भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर केस में अब सिर्फ एक कथित फर्जी मुठभेड़ का ये मामला नहीं रह गया है, बल्कि सिस्टम पर उठते हुए गंभीर सवालों की कहानी बन चुका है। इस पर सियासत तो हो ही रही है। जितिन राम मांझी, चिराग पासवान आमने सामने हैं। जितिन राम मांझी एनकाउंटर को सही ठहरा रहे हैं, चिराग पासवान पुलिसकर्मियों को दोषी बता रहे हैं। चिराग पासवान कल भरत तिवारी के घर पहुंचे, उनके परिवार से मुलाकात की, दोषियों को सख्त सजा दिलवाने का आश्वासन दिया। चिराग पासवान ने 2 टूक कहा कि दोषी किसी भी कीमत में बख्शे नहीं जाने चाहिए।
कि कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने स्वार्थ में भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। और इसके लिए मेरी सरकार, मेरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बात हुई और हम सब प्रतिबद्ध हैं इसको लेकर कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। उस स्तरीय जांच की जरूरत भी अगर महसूस होगी, जिस भी स्तर की जांच परिवार चाहेगा, जैसी जांच चाहेगा, परिवार को न्याय मिले, ये हम सबकी प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस एनकाउंटर को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। तो जितिन राम मांझी कह रहे हैं पुलिस ने जो किया अपने बचाव में किया, पुलिस वाले अगर कार्रवाई नहीं करते तो वो खुद मारे जाते। हमारा कहना है कि अगर वो ठीक आदमी थे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट का केस क्यों लगा था उन पर। दूसरी बात, वो जो रिवॉल्वर दिखला रहे थे, वो रिवॉल्वर क्या उनका लाइसेंसी था। तीसरी चीज कि अगर पुलिस को मारना होता तो खोपड़ी में मारता, छाती में मारता। पुलिस ने बहुत ढंग से जो उसका कानून है, कमर के नीचे उसने मारा, सिर्फ आहत करने के नाम पर मारा, मारने के लिए नहीं मारा। मर गए एक अलग बात है, लेकिन मारने के लिए नहीं मारा और पुलिस अपना काम ठीक किया है। तो जो इस पे विजय जी चिराग पासवान कह रहे हैं और जो जितिन राम मांझी कह रहे हैं, एनडीए में ही दो तरीके की बातें क्यों हो रही है? दोनों लोग सही बोल रहे हैं। चिराग पासवान कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जितिन राम मांझी सही बोल रहे हैं, बस उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा। आप उनको वीडियो भेज दीजिए जो जिस तरह से एनकाउंटर हुआ था। इससे उन्हें क्या लाभ मिल रहा है अगर देख के भी वो अनदेखा कर रहे हैं? तो देखिए, कोई पॉलिटिकल लीडर बिना लाभ के नहीं बोलता। वो जाति की राजनीति करते रहे हमेशा, उसी पर वो जा रहे हैं। लेकिन आपकी गलती है, आप उनको वीडियो भिजवाइए। जितिन राम, अगर वो जाति की राजनीति कर रहे हैं तो चिराग पासवान कौन सी राजनीति कर रहे हैं? नहीं, चिराग पासवान अपना जो एक स्टैंड पर वो रहते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, वो पहले भी बात करते रहे। आपको याद हो, इलेक्शन से पहले बहुत चर्चा हुई थी जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और कुछ घटनाएं हो गई थी। तब लोगों ने यहाँ तक कहा कि कोई इसमें राजनीति है क्या? हाँ, तब भी वो खड़े रहे। क्यों सरकार के, अपनी ही सरकार एंटी, बट ही इज ऑलवेज पॉलिटिकली करेक्ट। नहीं, मुझे पॉलिटिकली करेक्ट पॉलिटिकली करेक्ट तो है ही वो। चिराग पासवान, मतलब मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है कोई ऐसा समय हो जब हम उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी कर सकें कि बड़ी खराब राजनीति करें। चिराग पासवान अच्छी राजनीति करते दिख रहे हैं और बिहार को ऐसे नेता की जरूरत है। आज कहानी कुर्सी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।